Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Sound ऊपर. A very good afternoon to all. Good afternoon. अभिषेक, सचिन, खुशी, थोड़ा और गर्म चाहिए यार, ये तो कम है. ढंग से थोड़ा गर्म करके लाओ. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून खुशी, अभिषेक, प्रवेश कुमार, अजय, मिलन, विक्रमादित्य, खुशी, जय, निंकुश. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज. क्यों भाई, क्लास स्टार्ट कर दिया है हमने. योगेश, खुशवंत, यश, जय, अनुपमा भारती, लक्ष्मी, आजाद, स्मिता यादव, रिया. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. कैसे भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास, अल्टीमेट, फुल मौज. ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी एकदम परफेक्ट आ रही होंगी. दोनों ही क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को. आप तक दोनों क्वालिटी एकदम परफेक्ट पहुंच पा रही है. टाइम हो गया है. हर जी सर, आप हमारा नाम कभी नहीं लेते हैं. नीतीश, नीतीश, रिया, शिवी शर्मा, रिंकू पाल, विक्रमादित्य, रिया, शिवा, अभिषेक, कशिश, अनुपमा, दीपक, उज्जवल, दीपम, अमित, धीरज, धीर, कमलेश, रिंकू. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. हाँ जी शिवा, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. हाँ जी. क्लास देखो. अभी मैंने आप लोगों की ना सारी क्लासेस अभी चेक करी हैं. और अभी मैं बैठ के यही काम कर रहा था. मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन सी क्लास पीएनजी है जो अपडेट नहीं हुई है, कौन कौन सी जो पीडीएफ है वो अपडेट नहीं हुई है. और मैंने अपने टेक्निकल स्टाफ को आपका सारा कंटेंट भेज दिया है. सारा का सारा कंटेंट भेज दिया है. हाँ, तबीयत खराब है क्या आपकी वॉइस से लग रहा है? भैया तबीयत तो भैया सर्दी खांसी जुकाम. और क्या है. 2 दिन पहले से एक्चुअली था गया कि जयपुर में ठंड तो पड़ती नहीं है. अब अचानक से परसों से क्या हुआ, जयपुर में वो ठंडी हवाएं चलने लगी हैं. और मैं निकल गया था अपनी फैमिली को लेके मार्केट घूमने. तो वो हवाएं मेरे सर में लग गई. और बहुत तेज हवा चल रही थी 2 दिन पहले. और बस 2 दिन से तबीयत थोड़ी सी हमारी सर्दी खांसी जुकाम है, और कुछ नहीं है. फर्स्ट टाइम ऑन लाइव. आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रीजनिंग एकदम मस्त. सर आप 12th क्लास में किस सब्जेक्ट से 12th किए थे? मेरा जो 12th था वो था पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. हाँ जी. आप मेरा भी नाम नहीं लेते हैं, काव्या. हाँ, काव्या का तो नाम शायद मैंने कभी नहीं लिया इस बैच में, पहली बार ही ले रहा हूँ. काव्या, अंजलि शर्मा, अनुपम, मिलन, उरान, उरा, उरोन, उरोन, मिलन, उरोन, सुदेश के सिंह, सोमनाथ कुमार. हाँ जी. राधे, राधे राधे, शिवानी, अंकुर यादव. चलिए, अब बहुत नाम ले लिए हम लोगों ने. तो हमने जो अभी टॉपिक कंप्लीट किया था डेट वाज कैलेंडर, है ना. सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. आई लव यू सर. लव यू टू बेटा. यू सर, गॉड ऑफ रीजनिंग, अंशु राजपूत, नगला, धोबियान. अबे तुम ना पूरा पिन कोड के साथ अपना एड्रेस भेज दो. जितेंद्र यादव, सूरज. अब तुम नाम ही बुलवाते रहोगे, आज कुछ पढ़ोगी भी. रोहिणी, अभिलक्ष्य. आज तो तुम नाम ही नाम बुलवाने के चक्कर में रह गए हो. सर 11 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच के नोट्स अपडेट नहीं हुए हैं, मैंने बता दिए. मैंने आज अपलोड करवा दिए हैं सारे के सारे, चिंता मत करो. मैं अभी ही सारे के सारे नोट्स देकर आया हूँ, सब अपडेट हो जाएंगे. अब आप परेशान मत करो. परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है. जिस क्लास में जो नोट्स अपडेट नहीं हुए हैं वो सारे नोट्स मैंने अपडेट करा दिए हैं. आज शाम तक तुम्हारे सारे के सारे नोट्स अपडेट हो जाएंगे. सब अपडेट हो जाएंगे. ठीक है. चलिए. अब मैं आप लोगों को ना एक डिफरेंट टाइप की रीजनिंग आज शुरू करने जा रहा हूँ. देखो, आप लोगों को पता है जो रीजनिंग है हमारी, है ना, जो रीजनिंग है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सर रीजनिंग, नंबर 1 वर्बल रीजनिंग. एक होती है हमारी वर्बल रीजनिंग. नंबर 2 नॉन वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल यानी कि पिक्चर वाले क्वेश्चन, है ना. वर्बल रीजनिंग. तीसरी जो रीजनिंग है वो है एनालिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग मतलब विश्लेषणात्मक रीजनिंग. अच्छा, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, अभी 3-4 साल पहले की बात करूं तो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आना बंद हो गए थे. लेकिन जब से रीजनिंग मेंस में आई है, जब से रीजनिंग हमारे मेंस में आई है, तब से ये एनालिटिकल रीजनिंग जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. हालांकि नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल के भी भैया 5-7 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते ही बनते हैं.
और अब एनालिटिकल के भी ना 2-4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते ही बनते हैं, समझ रहे हो। और सबसे बड़ा जो पोर्शन है रीजनिंग का वो नो डाउट वर्बल रीजनिंग है, ये बहुत बड़ा पार्ट है ना। नॉन वर्बल छोटा सा पार्ट है जिसको कंप्लीट करने में 5-6 क्लासेस की जरूरत होती है। वैसे ही एनालिटिकल रीजनिंग भी छोटा सा पार्ट है जिसको कंप्लीट करने में 6-8 क्लासेस की जरूरत है। 6 to 8 क्लासेस में हम पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग खत्म कर सकते हैं। नॉन वर्बल बेटा 5-6 क्लासेस में खत्म कर देते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग ही है जो सबसे ज्यादा समय लेती है हमारी। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ रीजनिंग वो है एनालिटिकल रीजनिंग। सर ये एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? सर एनालिटिकल रीजनिंग है बेटा, एनालिटिकल जो रीजनिंग है ना, बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग है जिसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। सर ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कौन कौन से बनते हैं? स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, cause and effect, course of action, course of action, decision making, reason assertion। ठीक है, ये वो टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग के, है ना। बिल्कुल रेलवे में हो जाएगा, एसएससी में भी हो जाएगा, पुलिस में भी हो जाएगा, सब में हो जाएगा। हिंदी में बेटा मैं लिखूंगा जब मैं इन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ, तो अभी आपको जरूरत भी नहीं है हिंदी अंग्रेजी की। अजम्पशंस जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व धारणा, लिखना चाहो तो चलो लिख लो। कंक्लूजन्स जिसको हिंदी में बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। आर्गुमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं कथन और तर्क। कॉज एंड इफेक्ट कारण और परिणाम। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन कथन और कार्यवाही। डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, निर्णय लेना। रीजन असर्शन अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण। ये चैप्टर के नेम है जो हम एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं, समझ रहे हो। और आजकल एग्जाम में ना, आजकल एग्जाम में इन हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अजम्पशन से, कंक्लूजन से, आर्गुमेंट से, कॉज एंड इफेक्ट से। एक ना वो बनवा दो, है ना, कोर्स ऑफ एक्शन से। मैं वो कफ सिरप और वो क्या कहते हैं उसको, वो स्ट्रेप्सिल्स। हाँ जी, ये 7 टॉपिक है बेटा, ये 7 टॉपिक है। सुमित कुमार, आपने मेरा कमेंट पढ़ा, लॉटरी वाली फीलिंग्स आ रही है सर। हाँ तुम्हारी तो आज लॉटरी लग गई, आपकी वजह से रीजनिंग अब कोई विद्या ही नहीं लगती। सर यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, नहीं बताए सर जी प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, यूपीएससी का भी सीसेट क्लियर हो जाएगा बेटा, क्यों। काल्पनिक कैलेंडर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, काल्पनिक कैलेंडर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सीसेट के लिए इम्पोर्टेंट है कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, और नंबर सिस्टम और अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लॉक्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। है ना। सर लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा, हो जाएगा। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग चैप्टर है, ये रीजनिंग में आखिर बना क्यों? इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हुई एनालिटिकल रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग क्यों बनाया गया? एनालिटिकल रीजनिंग, ये बताओ। देखो सर, एक चीज होती है, एक चीज होती है एटीट्यूड, है ना, कहते हैं ना एटीट्यूड, इसमें बड़ा एटीट्यूड है। एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड। दो चीजें होती है ना, है ना, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड।
हाँ जी, ये दो चीजें होती हैं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? सर एप्टीट्यूड का मतलब है 2 3 जा 3 4 जा 2 + 3 3/2, ये सब है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब पता है क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उस क्वेश्चन का आंसर सेम देंगे, डिफरेंट दे ही नहीं सकते। अगर आपसे पूछा जाए 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 2 और 3 = 5, 3/2 1.5, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। जिसका जो आंसर है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। इनके रिमोट नहीं आया बोर्ड्स के लाइट चेंज करने के लिए, छोटे वाले नहीं आए किसी के भी? हाँ, अच्छा। लेकिन एटीट्यूड क्या होता है? देखो एटीट्यूड क्या होता है, जैसे इसके लिए मैं पूछूं, इस ग्लास वाटर के लिए पूछता हूं मैं, ग्लास वाटर के बारे में आपका क्या कहना है? अब कुछ बच्चे कहेंगे इस ग्लास वाटर को देखते हुए, सर इस ग्लास में थोड़ा पानी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस ग्लास में, इस ग्लास, ये जो ग्लास है ये खाली है। कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा कुछ पानी है, कुछ पानी है और कुछ हवा है। कहने का मतलब है एटीट्यूड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना? एटीट्यूड हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे नंबर लिखा है भगवान, जैसे नंबर लिखा है, अब ये नंबर 6 है या ये नंबर 9 है? बताओ, ये जो नंबर है ये 6 है या ये नंबर 9 है? सर ये डिपेंड करेगा कि पर्सन मेरा यहाँ पर खड़ा है या फिर पर्सन मेरा यहाँ पर खड़ा है। समझ रहे हो? ये व्यक्ति अगर इस नंबर को देखेगा तो इसके हिसाब से ये 9 नंबर है, लेकिन ये व्यक्ति अगर इस नंबर को देखेगा तो इसके हिसाब से 6 नंबर है। तो कभी कभी जीवन में बेटा लड़ाई जो है ना वो इसी बात की होती है। कभी कभी हमारे जीवन में लड़ाई इसी बात की है। एक बच्चा कह रहा है सर ये 9 नहीं है, सर ये ना तो 9 है ना 6 है, सर ये तो लेटर पी है, पी। कभी कभी दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड कि हर व्यक्ति का नजरिया अलग है, हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग है। और जीवन में लड़ाई कभी कभी हमारी इसी बात की है कि कुछ लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं ये तो 9 है, नहीं ये तो 6 है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है। अगर हम किसी व्यक्ति से लड़ते हैं ना तो कभी अपने आप को उसकी जगह रख के देखा करो, क्या पता तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्या वैसी दूर हो जाए। समझ रहे हो? जीवन में लड़ाई इसी चीज की होती है कि हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, सामने वाले पे नहीं करते। तो अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है तो आप एक बार अपनी जगह की जगह अपने आप को रख कर देखो, हो सकता है आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाए। समझ रहे हो? जी हाँ। सर आपने एक चीज कही कि ये जो एटीट्यूड है, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, तो फिर इसमें ना आंसर्स हमारे पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। अगर सर आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, है ना, अगर आंसर पर्सन टू पर्सन, बेटा मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ना, अगर आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कुछ भी पूछना है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, जो मेरी बुक पे लिखा हुआ नंबर है ना, आप वो नंबर यूज कर सकते हो। जिस बच्चे के पास मेरी किताब है उस किताब में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है पब्लिकेशन का, आप उस पब्लिकेशन के नंबर को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता। हाँ, वो जो आप मैसेज करोगे उस व्हाट्सअप नंबर पे डेफिनेटली वो मैसेज मेरे पास आ जाएगा और वो रिप्लाई भी मैं दे दूंगा। आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो वॉइस मैसेज मैं खुद करूंगा, उस पर चिंता मत करो, रिप्लाई पे। और टीम डेली शाम को वो मैसेज मेरे को दिखाती है, सारी की सारी, जितने भी शाम को बैठ के जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं सबका रिप्लाई मैं देता हूँ खुद। बाकी हमारी टीम ही दे देती है रिप्लाई, है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था आपको? तो मैं ये समझा रहा था कि सर अगर मान लो स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट में हमारे क्वेश्चन के आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि सर अजम्पशन के आंसर तो हर व्यक्ति दो देगा, तो फिर तो सबके आंसर गलत हो जाएंगे एग्जाम में। फिर आंसर सही किसका माना जाएगा?
भाई पेपर में सही आंसर किसका माना जाएगा? फिर तो सबके आंसर गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि सबके सब अपनी अपनी जगह पे सही होंगे। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें ना एग्जामिनर के नजरिए से सोचना है ना। हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनर के नजरिए से सोचना है कि जो एग्जामिनर है ना, जो हमारा एग्जामिनर है एग्जामिनर का नजरिया क्या है, यानी कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है या राइट हैंड साइड पे खड़ा है, या एग्जामिनर को लेटर पी दिखाई दे रहा है। अब हमें एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है। तो कहने का मतलब है, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम उन पॉइंट्स का ध्यान रखें तो हम कहीं हद तक अपने क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे जब मैं इस ग्लास वाटर के बारे में बात कर रहा था ना आपसे, ग्लास वाटर के बारे में, तो इसमें जो सबसे सही आंसर निकलेगा ना, वो ये निकलेगा, इस गिलास में पानी है। अगर हम कहें ये गिलास खाली है, तो ये आंसर जो है गलत है। क्योंकि हमें अपना जो नजरिया है वो हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलना है, सकारात्मक, है ना। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो हकारात्मक। तो हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ चलना है, सकारात्मक सोच के साथ चलना है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना। हर जगह हमें क्या देखना चाहिए, अच्छा ही अच्छा देखना चाहिए, सब हो रहा है अच्छा हो रहा है। और कभी भी एकदम पर्सनल लेवल पे नहीं सोचना। हमें हमेशा सोसाइटी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पर्सनल लेवल पे हमें नहीं जा रहा है, हमें एज ए सोसाइटी को लेके चलना है। किसको लेके चलना है, सोसाइटी को लेके चल। हाँ जी, हमें एज ए सोसाइटी को लेके चलना है, पर्सनल लेवल पे नहीं सोचना है। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है हर इंडिविजुअल चैप्टर में। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ आज आपका, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है बेटा कॉज एंड इफेक्ट। सबसे पहले ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, ताकि आपके अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग में आप एकदम परफेक्ट आंसर दे सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग में बेटा 99.99% क्वेश्चन के आंसर आप एकदम परफेक्ट दोगे, कभी गलत नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि एनालिटिकल रीजनिंग में भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। जी हाँ, आप एकदम परफेक्ट आंसर दे के जाओगे, है ना, और फुल मौज के साथ एकदम परफेक्ट आंसर आएंगे आपके, बेहतरीन तरीके से, और आपने सोचा भी नहीं होगा सर, है ना। एनालिटिकल रीजनिंग में आपके परफेक्ट आंसर आ सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कारण और परिणाम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कारण और परिणाम। बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में, कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में होता यह है कि हमारे पास दो कथन होते हैं। एग्जाम में दो स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट ए, यानी कि कथन ए, और स्टेटमेंट बी, यानी कि कथन बी। ठीक है। दो स्टेटमेंट होंगे, ये एक स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट ये होगा। अब हमें ये पहचानना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन हमारा कारण है और कौन सा कथन हमारा परिणाम है। यहाँ पे 5 तरीके के विकल्प बनते हैं। कितने तरीके के ऑप्शन बनते हैं, यहाँ पर 5 तरीके के विकल्प बनते हैं, है ना। 5 तरीके के विकल्प बनते हैं, और वो कौन कौन से विकल्प हैं जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे 5 तरीके के ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन ये बनता है ए कारण है और बी उसका परिणाम है। दूसरा ऑप्शन बनता है बी कारण है और ए उसका परिणाम है। तीसरा ऑप्शन बनता है जब ए और बी दोनों ही कथन कारण है। एक चौथा ऑप्शन बनता है जब ए और बी दोनों ही परिणाम है।
और इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो अलग अलग है। इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो अलग अलग है। और एक ऑप्शन मेरा बनता है जब ए और बी दोनों ही परिणाम हैं, जब ए और बी दोनों परिणाम है और इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है। इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है। ये 5 प्रकार के विकल्प हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5। आप इन पांचों विकल्प को पहले एक बार ध्यान से देख लो। आप इन पांचों विकल्प को ध्यान से देख लो। इन पांचों विकल्प को आप ध्यान से देख लो। देखो इन पांचों विकल्प को ध्यान से देख रहे हो या नहीं? हाँ, आप इन पांचों विकल्प को ध्यान से देख लो। देख लिया आपने पांचों विकल्प को? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक चीज कहने वाला हूँ, है ना? सर एकदम मौज हो जाता है पढ़ के। मैं वीओडी से पढ़ा हूँ, कमेंट पढ़िए सर। हाँ जी, बिहार की दरकी औरंगाबाद से गुरुदेव को प्रणाम। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। कैलेंडर का पूरा डेटा अपलोड हो जाएगा, आज परेशान मत हो। पुराना डेटा भी अपलोड हो जाएगा जो नहीं हुआ है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी। तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये 5 विकल्प बताए हैं, है ना? तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, इस ऑप्शन का इस पूरे चैप्टर में कहीं भी उपयोग मत करना। थर्ड ऑप्शन इस पूरे चैप्टर में यूज हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सर ये थर्ड ऑप्शन इस पूरे चैप्टर में यूज क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन ये है कि कोई भी अकेला कथन कारण नहीं बनता। कोई भी अकेला कथन कारण नहीं होता है। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो फालतू की, ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी तो कारण है। सर ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी तो कारण है। अकेला कथन कभी कारण नहीं बनता, बिल्कुल सही लिखा है। अकेला कथन कारण तभी बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। अकेला कथन कारण तभी बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। अगर किसी भी कथन का परिणाम उसके साथ नहीं दिया तो वो कथन अपने आप में कारण नहीं, वो कथन अपने आप में ही परिणाम कहलाता है। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, है ना? सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी, कैन नेवर बी अ कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, ये एक नोट लिख लो बेटा। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, ये नोट लिख लो। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी कारण नहीं बनता है। सर प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी आपकी बात मान लेंगे बिना प्रूफ किए। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट। अब आप इस सिंगल स्टेटमेंट को पढ़कर ये बताओ कि ये सिंगल स्टेटमेंट कॉज है या इफेक्ट है। सर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, ऑब्वियस सी बात है। ये सिंगल जो स्टेटमेंट है ये एक परिणाम है। ये किसका परिणाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। भाई सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की तरफ, इसलिए अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है और एक साल हमारा कंप्लीट होता है ना, या दिन रात होते हैं, तो कैलेंडर में जो एक साल हो रहा है, दिन रात हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। अब पृथ्वी का परिक्रमा लगाना क्या बन गया? कारण। और उसका परिणाम क्या बन गया? है ना, काल कन्वर्ट होना। जैसे मैं कहूँ, सपोज दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। अब दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, सिंगल स्टेटमेंट है।
ये सिंगल स्टेटमेंट है, दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट क्या है सर? ये डेफिनेटली किसी ना किसी का परिणाम है कि बारिश वर्षा हो रही है, तो मानसून है या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो अगर ये अकेला कथन है तो डेफिनेटली क्या है? ये डेफिनेटली एक परिणाम है। ये कभी कारण हो ही नहीं सकता सिंगल स्टेटमेंट। लेकिन मैं कहूँ दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है और दिल्ली में जाम लगा हुआ है, लेकिन अब वर्षा होना जो पहले परिणाम था, अब वर्षा होना कारण है, क्योंकि इसका परिणाम इसके साथ दिया है ट्रैफिक जैम होना। मैं कहूँ मैं कहूँ दिल्ली में ट्रैफिक जैम है। मैं कहूँ दिल्ली में ट्रैफिक जैम है ग्रिलिंग टस। वनीला स्ट्रेप्सिल्स। हाँ जी। मैं कहूँ दिल्ली में ट्रैफिक जाम है, दिल्ली में लोग, है ना, ऑफिस देरी से पहुंचे। दिल्ली में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे। अब ट्रैफिक जैम होना क्या है? ट्रैफिक जैम होना फिर से कारण बन गया और उसका परिणाम है लोगों का ऑफिस देरी से पहुंचे। मैं कहूँ लोग ऑफिस देरी से पहुंचे, लोग ऑफिस देरी से पहुंचे, है ना, और सारे ऑफिस लेट शुरू हुए। तो अब देरी से पहुंचना कारण हो गया और उसका परिणाम ऑफिस का लेट रन करना। तो कहने का मतलब है कोई भी सिंगल स्टेटमेंट, कोई भी जो सिंगल स्टेटमेंट है वो कभी कारण नहीं बनेगा। वो हमेशा क्या होगा? किसी ना किसी चीज का परिणाम होगा, लेकिन वो कारण बन जाता है जब उसका परिणाम उसके साथ देते हैं। अभी यहाँ पे परिणाम है, अब यही परिणाम बेटा कारण बन गया कब? जब इसका भी परिणाम हमने दे दिया। और यही कारण बन गया तब जब इसका भी परिणाम हमने दे दिया। तो सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, इट्स ऑलवेज बी एन इफेक्ट। ये हमेशा एक इफेक्ट होगा। अगर ये कॉज, सिंगल स्टेटमेंट कॉज तभी होता है, सिंगल स्टेटमेंट कॉज तभी होता है जब उसका इफेक्ट उसके साथ दिया हो। जब तक इफेक्ट साथ नहीं होगा जब तक इफेक्ट साथ नहीं होगा, सिंगल स्टेटमेंट कॉज और ये क्या है? इफेक्ट। समझ रहे हो? तो अब आप समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। मैं आपसे कहना चाह रहा था मैं आपसे कहना चाह रहा था कि थर्ड ऑप्शन हम कभी भी यूज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं हो सकते। अब बात यह है कि सर इन दोनों ऑप्शन में से कैसे पहचानोगे कि कौन सी घटना हमारी कारण है और कौन सी घटना परिणाम? हमें पता कैसे चलेगा? जैसे मान लो, हमें पता कैसे चला सर वर्षा होना कारण है और ऑफिस देरी से पहुंचना उसका परिणाम है? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? देखो, अगर कोई भी दो घटनाएं एक दूसरे से संबंधित है, अगर कोई भी दो घटनाएं एक दूसरे से संबंधित है, तो सीधी सी बात यह है, एक ऐसी घटना होगी जो पहले घटित होगी और एक ऐसी घटना होगी जो बाद में घटित होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, ये भी कंफर्म है। एक घटना पहले घटित होगी, एक घटना बाद में घटित होगी। हमेशा याद रखना, जो घटना जो घटना हमारी पहले घटित होती है वो क्या है? कारण। और जो घटना बाद में घटित होती है वो क्या है? परिणाम। भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम पहले होता है या रिजल्ट पहले आता है? सर हमारा रिजल्ट तो एग्जाम से पहले आ जाता है है? तो जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, वो हमेशा बाद में आते हैं और जो कॉज होंगे वो पहले। तो अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि पहले वर्षा होगी या पहले ट्रैफिक जैम होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले वर्षा होगी और बाद में क्या होगा? बाद में ट्रैफिक जैम होगा। तो ये पहचानना बहुत आसान होता है कि कारण क्या है, परिणाम क्या है। पहले ट्रैफिक जैम होगा या पहले लोग ऑफिस देरी से पहुंचेंगे? सर पहले ट्रैफिक जैम हुआ और बाद में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे। पहले लोग ऑफिस देरी से पहुंचेंगे या पहले ऑफिस लेट रन होगा? सर पहले लोग पहुंचे ही नहीं और बाद में ऑफिस लेट रन हुआ। तो जो घटना हमारी पहले घटित होगी, जो घटना हमारी पहले घटित होगी वो कारण है, और जो बाद में घटित होगी वो क्या है? परिणाम है।
आधे घंटे से एक पीडीएफ में फंसा रहा है। कोई ना कोई पीडीएफ फंसा ही देती है। हाँ जी। तो साउंड चली गई थी, कोई बात नहीं। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। पहले कारण बाद में परिणाम, पहले कारण बाद में परिणाम, पहले कारण बाद में परिणाम। तो पहले दो ऑप्शन में कैसे पता चलेगा पहले कारण बाद में परिणाम? जो घटना पहले घटित हो रही है कारण, बाद में परिणाम, पहले कारण बाद में परिणाम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमें चूज नहीं करना है। अब हम इन दोनों ऑप्शन में कैसे पता लगाएंगे? इन दोनों ऑप्शन में हम कैसे पता लगाएंगे, है ना, कि दोनों परिणाम के पीछे कारण एक ही है या दोनों परिणाम के पीछे कारण अलग अलग है? तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर दोनों परिणाम की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अगर दोनों परिणाम की डायरेक्शन अपोजिट है, अगर दोनों परिणाम की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब दोनों के कारण अलग अलग है। और अगर दोनों परिणाम की डायरेक्शन सेम है तो उनके पीछे कारण सेम है। ये चीज पता है आप समझ पाओगे जब प्रैक्टिकली मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो आप सोच रहे होगे अरे थ्योरेटिकल समझा रहे हो आप, बेसिकली क्वेश्चन कराओ तब इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। चलो, मैं आपको एज इट इज क्वेश्चन कराऊंगा तब आप इन चीजों को बेहतर समझ पाओगे, है ना। एनालिटिकल रीजनिंग। चलो, क्वेश्चन करो तब आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। पहले तो आप ये देखो, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित है? कैलेंडर के कंप्लीट टेस्ट अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत करो। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित है? ये चेक करो। अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आप ये पता लगाओ कौन सी घटना पहले घटित हो रही है। अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आप ये पता लगाओ पहले कौन सी घटना घटित हो रही है।
हाँ जी सर, ये दोनों घटनाएं अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो पहले कौन सी घटना घटित होगी? अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत सारे अपराधी गिरफ्तार किए गए। तो पहले कौन सी घटना घटित होगी? सर, पहले रिपोर्ट लिखाई गई और सर बाद में और सर बाद में उनकी गिरफ्तारी की गई। पहले रिपोर्ट लिखाई गई, बाद में गिरफ्तारी की गई, और जो घटना पहले घटित होगी वो डेफिनेटली क्या है? एक कारण है, एक कॉज है। और जो घटना बाद में घटित होगी वो 100% एक परिणाम है, एक इफेक्ट है। समझ रहे हो? सिंपल सी चीज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा 0.1% भी कॉज एंड इफेक्ट हुआ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। आई एम फ्रॉम कश्मीर, दैट इज व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड। सफीना, this is not the reason. You are from Kashmir, that is why you are not understanding what am I telling you. Safina, I'm saying that the incident which occurred first is a cause, and the incident which occur after, it's an effect. Cause comes first and effects comes after. Simple is exam and result. What comes first? Exam or result? First come exam, then second is result. Okay. So you have to check whether the statements are interconnected or not. If the statements are connected, then you have to check which incident occur first. सबसे पहले आपको चेक करना है क्या दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं। अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती है तो आपको बस ये चेक करो कि कौन सी घटना पहले घटित होगी, कौन सी घटना पहले घटित होगी। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। Government has awarded a high stake reward scheme for such person who may provide any information about the suspect. संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने एक बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। 4 members of a family were murdered. अच्छा ये बताओ, पहले पहले मर्डर हुआ है या पहले गवर्नमेंट ने उन पे इनाम रखा है उनको पकड़ने के लिए? सोच के देखो। पहले मर्डर हुआ होगा या सरकार ने पहले उन पे इनाम रखा? सर ऑब्वियस सी बात है, सर ऑब्वियस सी बात है। मैं रिकॉर्डेड पढ़ती हूँ, आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। आजकल ये बच्चे बड़े थैंक यू बोलने आ रहे हैं मेरे को कुछ दिन से। मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 5-6 दिनों से, ये रिकॉर्डेड वाले बच्चे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने आते हैं डेली। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काश मैं पहले ही आपका बैच लिया होता। रीजनिंग के हीरो सर आप। सर पहले कौन सी घटना घटित होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पहले मर्डर हुआ है और बाद में गवर्नमेंट ने इनाम रखा है, बाद में गवर्नमेंट ने इनाम रखा है। तो इफ स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट, तो सफीना अब आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? सुपर से ऊपर रीजनिंग का हीरो। हाँ जी। तो कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है ना? कथन बी कारण है। थैंक यू सर, सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए साहब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा कॉज एंड इफेक्ट आज तक किसी भी बच्चे ने एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना वो सही नहीं किए हैं, लेकिन अब आप एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ लोगे ना हमसे तो एनालिटिकल स्टेटमेंट वाले चैप्टर भी आपसे कभी गलत नहीं होंगे। किंग ऑफ रीजनिंग। आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं क्या? हम आपको भी देख रहे हैं, तो मैसेज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम दिल्ली में नहीं है अभी भैया, राजस्थान जयपुर में है। आप भगवान हो क्या, इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो?
चढ़ाओ मत सर को भैया, बहुत चढ़ा रहे हो सर को तारीफ कर करके। आप पहले ये चेक करो, क्या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। अगर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी घटना पहले घटित होगी। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। यस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। भैया दिन भर छुटपुट घटनाएं हो रखी हैं, बहुत बढ़िया। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। तो प्रैक्टिकली सोच समझ के बताओ, पहले कौन सी घटना घटित होगी, पहले पथराव होगा या पहले लोग घायल होंगे। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले लोग घायल होंगे, बाद में पथराव होगा। पहले लोग घायल होंगे, बाद में पथराव होगा, तो जो पहले घटना घटित होगी, जो पहले घटना घटित होगी वो कॉज, और जो बाद में घटना घटित होगी वो क्या है, जो बाद में घटना घटित होगी वो परिणाम। पहले कारण और बाद में आएगा परिणाम, बाद में आएगा इफेक्ट। समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए, और कभी जिंदगी में सोचा था कि एनालिटिकल रीजनिंग के भी आप आंसर परफेक्शन के साथ दे सकते हैं। हाँ, आपको यकीन था खुद पर कि एनालिटिकल रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट, स्टेटमेंट वाले जैसे क्वेश्चन, हम एक ही बार में सही आंसर दे देंगे। नहीं था ना यकीन। बट अब आप चिंता मत करो, आप हर तरीके से ऐसे ही आंसर दोगे। मैं रिकॉर्डेड पढ़ती थी, आज मेरी पहली लाइव क्लास है सर। आपसे पढ़कर रीजनिंग इजी लगने लगी है, थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डेड वाले बच्चे बड़े आ रहे हैं यार लाइव पे थैंक यू बोलने। भैया सबको ढेर सारा प्यार। तुम्हारा थैंक यू असली तब है जब आप सिलेक्शन ले लो, है ना।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग शहर से बाहर चले गए, और गर्मियों के महीनों में बहुत सारे पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, है ना, ड्यूरिंग समर मंथ। अब आप जरा प्रैक्टिकली सोचकर बताओ, प्रैक्टिकली सोचकर ये बताओ, है ना, इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड बी इज इफेक्ट, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? क्या लोग शहर में आए इसीलिए लोग शहर छोड़ गए, या फिर लोग शहर छोड़ गए इसीलिए लोग शहर में आए? अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं, तो आप ये बताओ इन दोनों में से घटना पहले कौन सी घटित हुई? पहले घटना ये वाली घटित हुई है, या पहले घटना ये वाली घटित हुई है? क्योंकि जब आप कारण और परिणाम बनाते हो तो एक घटना पहले घटित होती है, एक उसके बाद में। सर, यहाँ पे जो दोनों घटनाएं हैं, कोई भी पहले घटित नहीं हुई है, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, एक साथ। ये दोनों घटनाएं एट ए टाइम घटित हो रही हैं, एक साथ। इसका मतलब यहाँ पे ए कारण बी परिणाम, बी कारण ए परिणाम, ये दो ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। मैंने पहले ही मना किया है, ऑप्शन सी चूज करना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉज हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पे डेफिनेटली, डेफिनेटली ए एंड बी दोनों इंडिविजुअल क्या है, दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट है। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों इफेक्ट के पीछे कारण एक ही है, या दोनों इफेक्ट के पीछे कारण अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कारण है ना, वो एक ही है, सामान्य कारण है, और वो सामान्य कारण है समर मंथ। मेरे भाई, 3:30 बजे आप लोगों की क्लास ओवर हो जाएगी, दूसरे बच्चों की क्लास शुरू होगी। तो क्या दोनों का सेम कॉज हो गया 3:30 बजे? नहीं ना। टाइम इंटरवल कभी कॉज नहीं होता है। एक शहर छोड़ रहे हैं, एक शहर में आ रहे हैं, ये दोनों घटनाएं अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं, और जब दो घटनाएं अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो दोनों के पीछे जो कारण है वो अलग अलग होते हैं। दोनों के पीछे जो कारण है वो अलग अलग होता है, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि इन दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है ना, इन दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। एक शहर छोड़ के जा रहा है, दूसरे शहर के अंदर आ रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी चूज करना होगा 5वें क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ आओ। ठीक है, आप पढ़ाते तो अच्छा है सर, पर आपकी स्माइल से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। थैंक्स सर, मैं बीओडी स्टूडेंट हूँ, आज पहली बार लाइव। अबे यार, इन बीओडी वाले बच्चों को तो मैं एक साथ ही प्यार दे देता हूँ। डेली डेली तो आना नहीं पड़ेगा इनको बेचारों को, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए। आप अगर असलियत में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं ना, तो सिलेक्शन लेने के बाद मुझसे मिलने आओ। सिलेक्शन लो, फिर आप मुझसे मुलाकात करो, ये आपका असली थैंक यू होगा। हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। पानी भी ठंडा हो गया, गर्म पानी पीने के लिए मंगाया। पानी में नमक डाल के पी लीजिए सर, आराम हो जाएगा। हाँ जी, पक्का सर, ड्रीम है आपसे मिलने। आज के बाद आप मुझसे सामने देखना वर्दी के साथ। अरे वाह, आप जब वर्दी के साथ होंगे तो डेफिनेटली हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको देखकर। जो वर्दी में आते हैं ना बच्चे हमसे मिलने, एक अलग टाइप की फीलिंग्स आती है हमारे अंदर उन बच्चों को देखकर। हालांकि बहुत सारे बच्चे आते हैं सिलेक्शन लेके हमारे पास, हजारों, लेकिन उनमें से जो बच्चे वर्दी पहन के आते हैं ना, एक अल्टीमेट लेवल का मजा आता है उन बच्चों को देखकर। मतलब रोंगटे से खड़े हो जाते हैं उन बच्चों को देखकर। लेकिन वर्दी में आते हैं तो वास्तव में वर्दी की एक अलग ही बात होती है यार।
वैसे बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं, है ना, आते हैं, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं हमसे, अच्छा फीलिंग होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके साथ बैठते चाय नाश्ता करते हैं, खाना पीना खाते हैं, लेकिन स्पेशली आपने देखा होगा हम उन बच्चों को अधिक ज्यादा टाइम देते हैं जो वर्दी में आते हैं मिलने, क्योंकि वहां पर हमारी फीलिंग्स उनके लिए ना 4 गुना बढ़ जाती हैं। बस ऐसा लगता है कि मजा ही आ गया। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों की छुट्टी हो गई। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों की छुट्टी हो गई। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? नहीं सर। सर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है। अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से होती तो हमें ये पहले पता होता कि पहले कौन सी घटना घटित हो रही है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हो रही है नहीं पता। ये दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं एक साथ। और अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो डेफिनेटली इनमें से कोई कारण और कोई परिणाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन हटा दो, पहला ऑप्शन हटा दो, दूसरा ऑप्शन हटा दो। अच्छा, तीसरा ऑप्शन तो हमें चूज करना ही नहीं है ना। अब कहने का मतलब ये है, अब ये दोनों ही, है ना, अब ये दोनों ही क्या है ना। हाँ जी, अब ये दोनों ही सिंगल स्टेटमेंट इफेक्ट है। अब हमें ये चेक करना है इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो डिफरेंट कॉज है या कॉमन कॉज है। इन दोनों इफेक्ट के पीछे कॉज क्या है ये चेक करना है। सर इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो सेम कॉज होगा या डिफरेंट कॉज होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा सर? सिंपल सी बात है, स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों का जो कॉज होगा वो भी सेम होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कब हमें पहला ऑप्शन चूज करना है, कब दूसरा, कब चौथा, कब पांचवा। ये वाला ऑप्शन हमें कभी भी चूज नहीं करना है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में बस 4 ही विकल्प बचते हैं हमारे लिए। देर आर ओनली 4 ऑप्शन। केवल 4 ही विकल्प हमारे लिए बचते हैं। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन, सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अधिकांश छात्र ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाए। स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? कुछ बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले पहले बच्चों ने नाम लिखाए, है ना, और बाद में वो रद्द कर दिया गया है। अरे वाह, मतलब स्कूल एजुकेशनल टूर जाने वाला है, तो अगर बच्चे अपना नाम लिखवाएंगे तो भैया कॉलेज मैनेजमेंट टूर कैंसिल क्यों करेगा? ये
दोनों घटना में से कौन सी पहले घटित हुई है हमें नहीं पता है बाबू। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ कि कौन सी घटना पहले घटित होगी। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, पहले और बात नहीं है। इसका मतलब ए और बी दो ऑप्शन हटा दो, सी ऑप्शन तो चीज कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक तरफ बच्चे, ये दोनों ही इंडिविजुअल इफेक्ट है। अब हमें देखना है कि इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो सेम है या फिर इन दोनों इफेक्ट के पीछे कॉज डिफरेंट है। ये कैसे पता चलेगा सर? बेसिक, एक तरफ बच्चे एजुकेशन टूर जब पे जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ एजुकेशन टूर कैंसिल हो गया, तो एक तरफ बच्चे जाना चाह रहे हैं, एक तरफ टूर कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब दोनों घटनाएं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो बोथ आर इंडिविजुअल, both are independent, both are effects of independent causes, both are effect of independent causes। एक तरफ तो बच्चे जाना चाह रहे हैं टूर पर, एक तरफ टूर कैंसिल हो गया, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट है ना। किसी भी बच्चे का जो आंसर है वो गलत नहीं आना चाहिए, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट बेटा एनालिटिकल रीजनिंग हो, इतने रिफाइन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। अभी फिलहाल जो हम एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ रहे हैं वो कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी सेम तरीके से हम बाकी सारे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। तो आप चिंता मत करो, एनालिटिकल रीजनिंग जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब ये रीजनिंग खत्म करने के बाद आपको एहसास होगा कि आज तक आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन गलत होते थे, लेकिन आज के बाद अब स्टेटमेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर सकते हैं आप पीयरिंग वाले, लेकिन जब आप पास होगे तो आपकी पासिंग मार्क्स की डिक्शनरी हमें चाहिए होगी। डिक्शनरी नहीं, मतलब पासिंग मार्क का रिजल्ट चाहिए होगा। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, काफी ज्यादा कमी हुई है। इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई है, क्या आप पता लगा सकते हैं? पहले कौन सी घटना घटित हुई है हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं इसका मतलब इन दोनों में एक कारण है एक परिणाम है, गलत है। और सी ऑप्शन चूज कर नहीं सकते, दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट है। अब ये बताओ इन दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट? सर, एक तरफ फलों की कीमतों में ज्यादा कमी हुई है, एक तरफ की कीमत वृद्धि हुई है। एक तरफ कमी एक तरफ वृद्धि, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और बाबू जब डायरेक्शन अपोजिट है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज भी क्या होंगे? कॉज भी डिफरेंट होंगे। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज भी क्या होंगे? कॉज भी डिफरेंट होंगे, कॉज भी डिफरेंट होंगे। समझ रहे हो? चलिए बाकी इस चैप्टर को मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जय हिंद।